मैं हूं मोइज़ जाफरी और मैं हूं हैदर वहीद और आप देख रहे हैं एजेंडा 360। एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर पे पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको बुलाया है। 13 फरवरी को बुलाया है, इसी साल बुलाया है, चंद ही दिन रह गए हैं। क्या आज और उस दिन के दरमियान कोई ऐसी चीज़ है जो वज़ीर आज़म या पीपल्स पार्टी लेड गवर्नमेंट कर सकती है कि फ़र्द जुर्म आयद ना हो? ये चार्ज जिसके लिए वज़ीर आज़म को किया जाएगा और फिर आगे प्रोसीडिंग्स चलेंगी, अगर वो कन्विक्ट में हो जाते हैं तो वो कहा जाता है कि डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और वज़ीर आज़म नहीं रह सकेंगे। क्या ये सब कुछ होगा? अगर होगा तो सेनेट इलेक्शन से पहले होगा या उसके बाद होगा? क्या इसके होने के कोई दूररक्स नताइज भी निकलेंगे या फिर ये एक महज सिंबलिज्म होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर आला सतह पे भी इम्प्लीमेंट करवा लिया? आगे की सियासत पे क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इस ऑर्डर की, इसके हवाले से हम आज बात करेंगे। हमने दावत दी है, बहुत रेलेवेंट है क्योंकि इंफॉर्मेशन तो इनके पास है ही और इंफॉर्मेशन पीपल्स पार्टी की ये लोगों को देते भी हैं क्योंकि ये इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हुकूमत पाकिस्तान के रह भी चुके हैं। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। कायरा साहब, शुरू कहीं से करूँगे। जिस नहज अब हम खड़े हैं जहाँ पे सुर्खियाँ लगती हैं कि तसादम हो सकता है इदारों में, हो सकता है कि कोई फ़ौज इसका फ़ायदा उठा जाए, तो इस नहज हम अब आ खड़े हुए, इसमें आप किस हद तक समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ अगर नज़रसानी करे तो क्या वो मुख्तलिफ कर सकती थी कि आज इस तरह का टकराव अवॉइड हो सकता और फ़र्द जुर्म आयद एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर पे होने की नौबत ना आती? देखिए, जब से हमारी हुकूमत आई है तो 2008 से लेके आज तक हमारी मुसलसल ये कोशिश रही है कि पाकिस्तान का जो सुप्रीम डॉक्यूमेंट है अल्लाह की किताब के बाद, वो है आईन पाकिस्तान। आईन पाकिस्तान को उसके असल रूह में बहाल किया जाए और उसके तहत पाकिस्तान की फेडरेशन वर्क करे, पाकिस्तान के इदारे अपने अपने इख्तियार में काम करें। यही हमारी स्ट्रगल है और इसी में हम बहुत हद तक कामयाब हुए हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ यह है कि इस पर हम क्या कर सकते थे, NRO की जजमेंट पे कोई 8000 से ज़ायद केसेस थे, सारे केसेस खुल चुके हैं। इस केस का जो इस वक्त अदालत के अंदर है, इस पे हुकूमत का एक अपना नुक्ता नज़र था जो पहले दिन से है। अदालत के अंदर वज़ीर आज़म साहब को तलब किया गया, वज़ीर आज़म साहब पेश हुए, उन्होंने वहाँ पे भी उन्होंने और उनके जो वकील थे चौधरी एतजाज़ हसन साहब, उन्होंने बड़ी तफसील से अपना मुकदमा जो है अदालत के अंदर बयान किया। और हम बार बार कह रहे हैं कि हम अदालतों से नहीं लड़ते, हम तसादम की तरफ नहीं जाते। हमारे तो कायद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो अदालती कत्ल का शिकार हो जाते हैं, हम अदालतों से नहीं लड़ते। बीबी शहीद के ख़िलाफ़ इसी केस में, इसी SGS कोटकना केस में हाई कोर्ट का बेंच फैसले करता है, केस स्टे मार्केट में आती हैं, सुप्रीम कोर्ट उन जजेस को घर भेज देता है, फिर भी हम अदालतों से नहीं लड़ते। हम करिया अपनी अदालतों का सामना करते हैं और हमारे खिलाफ साहब माजरत के साथ वो बात आपकी जमहूरियत और आईनी तरमीम और NFC अवार्ड और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से मैं भी आपको सराहता हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ आपने अच्छे काम भी किए, लेकिन आपने ये बात जो अपनी शुरू की उसी में आपने कहा कि कुरान शरीफ के बाद जो आईन पाकिस्तान एक हमारे लिए मुकद्दस किताब है, तो उसको आपने कहा हम फॉलो करते हैं, वो आपकी एक तरजीह है। तो सर वहीं एक सवाल उठता है कि वही किताब ये कहती है कि आइन में दर्ज क्या है, आइन के मुताबिक क्या करना है, ये आपको सुप्रीम कोर्ट जो है इसकी तशरीह करेगी कि वो जो उसमें लिखा है उसके मायने क्या हैं। तो एक अजम्पशन है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने इसकी तशरीह ही की थी कि जब एक ऑर्डर पास किया, आपने उस ऑर्डर को नहीं माना क्योंकि आपके ख्याल से आपकी तशरीह के मुताबिक वो आइन के बरक्स था। तो ये तशरीह का हक तो वही किताब जिसे आप मुकद्दस कह रहे हैं वो आपको नहीं, सुप्रीम कोर्ट को देती है। देखिए, गुजारिश है कि उस किताब के अंदर तरमीम करने का, तखफीफ करने का, उसमें तब्दीलियां करने का इख्तियार किसी और इदारे के पास नहीं है, पार्लिमान के पास। तशरीह की बात कर रहा हूं सर, तब्दील आप ये बात दुरुस्त है कि तशरीह जहां एम्बिग्विटी होती है वहां तशरीह की जरूरत होती है और जहां एम्बिग्विटी नहीं होती वहां तशरीह नहीं होती। बहरहाल इख्तियार सुप्रीम कोर्ट का अपनी जगह मोहतरम है। कायरा साहब, मसला ये ना कि आप ये अज्यूम कैसे कर सकते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं बताता हूं आपको। जी जी,
लेकिन आप कह रहे हैं कि एक अजम्पशन है कि अदालत ने उसकी तशरीह कर दी थी। अजम्पशन के ऊपर तो हम अमल नहीं करेंगे, हम तो क्लियर कट वर्डिक्ट के ऊपर अमल करेंगे। लेकिन आपने ये वज़ीर आज़म साहब को अदालत ने तलब किया 248 और प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी को कंसिडर नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो उसको भूल गए, नजरअंदाज कर गए, आइन की खिलाफ वर्जी उन्होंने की है। आपने ये अज्यूम भी तो किया, अगर अजम्पशन नहीं की जाती है तो फिर तो ऑर्डर को फॉलो किया जाता है। देखिए, बात यह है कि हमने जो कुछ किया उसकी वजाहत हमारे वकील साहब ने अदालत के अंदर कर दी है। हमने 248 का जिक्र नहीं किया। हमने इस वक्त तक तो जो चीज़ें चल रही हैं वो वज़ीर आज़म साहब के ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग है, उसमें बड़ी वजाहत के साथ अदालत के अंदर ये बात कही गई चौधरी एतजाज़ हसन साहब को कि हम समझते हैं, ओके, हम मान लेते हैं कि वज़ीर आज़म साहब इनोसेंट हैं, आगे चलिए। उन्होंने कहा जी मैं कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग में हूं, इससे आगे इम्प्लीमेंटेशन का है, आप क्या होती है। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि इम्यूनिटी को डिसाइड करना लाजमी नहीं था सुप्रीम कोर्ट के लिए, और आपका यह भी कहना शायद दुरुस्त है कि इम्यूनिटी इशू नहीं था कंटेम्प्ट में, लेकिन आपका इम्यूनिटी के नुक्ते को रिव्यू में या एनआरओ केस में ना उठाना इस तरफ इशारा करता है कि शायद वजह खत ना लिखने की इम्यूनिटी नहीं थी, बल्कि आपकी एक सियासी मसलहत थी या बैड लीगल एडवाइस। गुजारिश यह है कि हमने पहले दिन जिस दिन एनआरओ की केस को हमने डिफेंड नहीं किया और अदालत में हमने कहा कि अगर अदालत इसको स्ट्राइक डाउन करती है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अगर इससे ज़ायद कुछ इसके इम्प्लिकेशंस हों तो फिर हमें सुन लेने का हक दिया जाए, जो नहीं दिया गया उस वक्त उसमें, और उस पर एक डिटेल जजमेंट आ गई। उसके बाद हमने रिव्यू में लिमिट थी, लेकिन इसके बावजूद हमने रिव्यू किया, और अब भी वज़ीर आज़म साहब अदालत के अंदर जाके अपना नुक्ता नज़र बयान करेंगे। हम अदालत के साथ किसी तसादुम में न थे, अदालत में तसादुम करने वाले कोई और हैं। इस मुल्क के अंदर एक और वज़ीर आज़म को भी बुलाया गया था और उन्होंने जिस तरह अदालत के साथ किया था वो भी बिल्कुल ठीक कौम के सामने है। ठीक साहब, लेकिन सही सर, ये आप सही है, आप लोग एक बहुत यू आर बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस आज, लेकिन आज एतजाज़ हसन साहब आपके वकील हैं। सर, आप कहते हैं आप तसादुम के अंदर बिलीव नहीं करते, तो बाबर अवान साहब की जो उनकी टेक्निक थी, जो उनके तरीके थे, या आपके जो मौलवी साहब जो अटॉर्नी जनरल हैं उनके पास जितना इख्तियार था, सर वो तसादुम की तरफ अगर नहीं ले जाने के लिए उन लोगों को मुंतखब किया था तो फिर क्या था? उनके पास दे वर नॉट बीइंग लॉयर्स, वो तो सियासत कर रहे थे और तसादुम के अलावा कोई रुख आपने छोड़ा नहीं था। आज जाके आप लोगों ने अगर एतजाज़ हसन साहब को किया है, सवाल कुछ ये बनता है कि अगर पहले से आप बैड लीगल एडवाइस की एक्सक्यूजेस तैयार करने के बजाय काबिल वकील, काबिल वकालत करने के लिए रख लेते तो आज हम शायद यहाँ नहीं खड़े होते। देखिए, पहली गुजारिश तो यह है कि आपको या मुझे बाबर अवान साहब की वकालत के ऊपर उनकी जहानत के ऊपर जजमेंट देने का इख्तियार इस तरह नहीं है। अवान साहब को गवर्नमेंट ने हटाया नहीं, बल्कि उनको अदालत ने जब उनका लाइसेंस सस्पेंड किया इन ए कंटेम्प्ट नोटिस, तो उसके बाद चौधरी साहब को कॉल किया गया। चौधरी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का असासा है, चौधरी साहब पीपल्स पार्टी के पुराने दरीना कारकुन हैं और पाकिस्तान के बिल्कुल कायरा साहब, मैं कोई नहीं हो सकता जो बाबर अवान साहब की पॉलिटिकल जहानत और सगासिटी, बल्कि वो बहुत बेहतरीन सियासी तकरीरें करते हैं, लेकिन सर जो कोर्ट रूम के अंदर प्रेजेंट लोग होते थे वो बताते थे कि जी यहाँ पे भी सियासी तकरीरें कर रहे हैं, ये कोई ज्यादा वकालत नहीं कर रहे, ये आइन की। मेरी बात सुनिए, एक तो ये आप हमारे मीडिया वाले कुछ साथी जो हैं ये सियासत को बिल्कुल एक नेगेटिविटी में ले जाते हैं कि सियासत करते हैं। सर बहुत खूबसूरत चीज है, लेकिन नहीं, वो एज अ वकील गए थे, बिल्कुल सियासत जगलिंग नहीं है साहब, बिल्कुल धोखा नहीं है। लेकिन सर ही वेंट एज अ लॉयर, अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फेडरेशन, वो वहां पे सियासत नहीं करनी चाहिए थी। लॉ इज आल्सो पॉलिटिक्स, लॉ इज आल्सो पॉलिटिक्स। आप क्यों पॉलिटिक्स को नेगेटिविटी, अगर मेरा गलत है तो मुझे गलत कहिए, सियासत को क्यों गलत कहते हैं? सियासत एक मुकद्दस पेशा है, बहुत खूबसूरत चीज है जिसके अंदर बाबर अवान साहब बहुत बेहतरीन स्पीच मेकर हैं, बहुत बेहतरीन, लेकिन सर वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है वो मुकद्दस पेशे का इजहार करने की, मसल फ्लेक्स करने की। सुप्रीम कोर्ट दलाइल देने की जगह है जिसको आला जज साहिबान जो है वो फिर सुने। दैट्स नॉट वेयर यू गो एंड से कि जी भुट्टो का मुकदमा और इसका मुकदमा। बाबर अवान साहब ने जुल्फकार अली भुट्टो का मुकदमा, जो एक तवील अरसे से जिसको सारी दुनिया अदालती कत्ल कहती है, उसके इंसाफ के लिए भुट्टो साहब की कब्र भी इंसाफ मांग रही है, उस इंसाफ के लिए भी वो सुप्रीम कोर्ट गए थे। ये तो हमारा दुरुस्त है। असल में बाबर अवान साहब को अगर हम छोड़ भी दें तो आज एतजाज़ हसन इंतहाई काबिल वकील के होने के बावजूद आप ख़त लिखने को तैयार नहीं हैं। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं सर कि चलें कानून को अगर एक तरफ भी कर दें 2 मिनट, तो ये ख़त लिखने में इतनी कबाहत क्या है?
या ये जो 60 मिलियन कहाँ गए फिर उसके बाद उस प्रीवियस ख़त लिखने के बाद, क्या इस इन फैक्ट से आप चाहते हैं ये सामने ना आए बात? प्रॉब्लम क्या, आप ख़त लिखेंगे इम्यूनिटी सदर को वैसा ही है, कोई केस चलेगा नहीं, बस ये है कि सुप्रीम कोर्ट का लाज रख लेंगे आप और एक ऑर्डर जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुका होगा और कुछ भी नहीं होना, ख़त लिख दें, क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए ये मामला अदालत के अंदर है, अदालत के अंदर ही इस पे जवाब दिया जाएगा, अदालत के हुक्म पे तामील की जाएगी। तो हुक्म तो आया हुआ है, हुक्म यही है कि आप खत लिखें, हुक्म तो है ही है कि आप खत लिखें। गुजारिश ये है, देखिए ना, जिनका ये हुक्म है उन्हीं के सामने चौधरी साहब ने कहा कि जब आपका ऑर्डर फाइनलिटी इख्तियार करता है, अभी तो हमारा अपील का राइट है, जब ये फाइनलिटी इख्तियार करेगा हम अदालत का हुक्म मानेंगे। तो बात हम पहले कह चुके हैं। एज अ डेमोक्रेट सर, आपने जमहूरियत की जिद्दोजहद है आपकी, मतलब जर्नलिस्ट, आपका बैकग्राउंड, आपने लिखा है, आपने देखा है सब। खैर साहब, कैसा लगता है कि एक सिविलियन सिटिंग मुंतखब प्राइम मिनिस्टर 13 तारीख को मुजरिम हो जाएंगे? ये हमारी जमहूरी जिद्दोजहद, आपकी जमहूरी जिद्दोजहद किधर पहुंची? देखिए मेरे लिए बहरहाल ये एक बड़ा तकलीफ दे और अजीब व गरीब, मैं इसको नाम नहीं दे सकता, एक अजीब लम्हा है। ये वज़ीर आज़म जब होते हैं, अभी हलफ नहीं होता, असम्बली के अंदर डिवीज़न होती है, और जो पहले अल्फाज वो हलफ लेने से भी कबल सुप्रीम अपने पार्लियामान के अंदर खड़े होकर कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं जो जज साहिबान जिनको गिरफ्तार किया हुआ है उनके बच्चों समेत, उनकी फैमिली समेत उनको रिहा करने का हुक्म देता हूँ। वो और उसके बाद कई महीनों तक कुछ नहीं करते, रिहा करता है। वो जो वज़ीर आज़म जो जजेस को बहाल करता है, जो अदालतों का एहतराम करता है, जो अदालत के जो पाकिस्तान के आइन को बहाल कराता है, आज वो अदालत के सामने वो फेवर तो नहीं हो सकता ना उनके लिए कोर्ट के अंदर, उनको ये तो नहीं सोचा जा सकता ना कि आप हमारे बहाल किया। सर, पीपल्स पार्टी ने सुबह के 4 बजे कौन से जज बहाल किए? 5:51 जी, 5:51 पे कोई खुद से तो नहीं आपने जज बहाल किया था। बहरहाल वो एक और टॉपिक है सर, हमें तो दुख है वाकई, क्योंकि हम ये जमहूरी अमल और पीपल्स पार्टी। रुकिए जी हुजूर, गुजारिश ये है कि वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने जिस दिन वो मुंतखब हुए थे, उस वक्त जज साहबान अपने घरों में अपने बच्चों, अपनी फैमिली समेत महीनों से कैद थे। ये पाकिस्तान की तारीख का सातरीन बाब है। बिल्कुल है। उस दिन वज़ीर आज़म साहब ने हलफ लेने से भी पहले, इलेक्ट प्राइम मिनिस्टर थे, अभी वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, उन्होंने पहला हुक्म दिया था जज साहबान की रिहाई का। आज उसी सुप्रीम कोर्ट के सामने वज़ीर आज़म मुजरिम के तौर पे और उनको जेल भेजने की बातें की जा रही है। आप वकालत समझ लेंगे सर कि इसके अंदर ये थोड़ी हो सकता है कि क्योंकि आपने हमारे ऊपर पहले कभी एहसान किया हो जो आपको करना चाहिए था आइन के तहत, तो हम आज आप पे बात नहीं कर रहा हूं भाई। वजीर आजम ने एहसान नहीं किया, वजीर आजम साहब ने अपनी अखलाकी, सियासी, कानूनी जिम्मेदारी पूरी की। लेकिन अगर इस तरफ जाए बगैर आप मुझे बताएं, एज अ डेमोक्रेट, यानी कि जमहूरियत के अंदर ईमान रखता हुआ आदमी, जिस दिन देखा आपने कि रजा रब्बानी साहब ऑन द लेफ्ट और एतजाज एहसन ऑन द राइट और वजीर आजम साहब इन द सेंटर, कोर्ट गए, पेश हुए, एक सिविलियन इदारे की सुप्रीमेसी को है उन्होंने सामने जाके खड़े हुए, प्राइम मिनिस्टर इन द सुप्रीम कोर्ट, दूर दूर तक कोई फौजी नहीं, हवा में घूम रहे थे, थोड़े हेलीकॉप्टर्स में बैठे हुए, तो वो थोड़ा अच्छा सा दिन था मेरे ख्याल से। जो देखने वाले थे उनको ये लग रहा था कि पाकिस्तान ने शायद एक वर्क जो है पलट ही लिया है अपनी तारीख में। लेकिन फिर सर जो ये 2 फेब का जो ये ऑर्डर आया है और 2 फेब के ऊपर जब ये 13 फेब तक हम जा रहे हैं, तो आपको अब क्या लगता है, हम वहीं अटके हैं कि सिविलियंस जो हैं, बर्फ जो गिरती है तो फिर ये जमहूरी हुक्मरानों पर? देखिए ये बात जगह दुरुस्त है, चौधरी एतजाज अहसन साहब ने ये बात अदालत के अंदर भी कही और अदालत के बाहर भी कही, और ये बात तारीखी तौर पे दुरुस्त भी है, ये बात गलती पे मबनी नहीं है। लेकिन अदालत ने बुलाया है, हम अदालत के अंदर जाके अपना हुक्म, अपना जो मुकदमा है वो पेश करेंगे। कारा साहब, असल में इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये उंगलियां तो उठ रही हैं और शायद गलत नहीं उठ रही कि मुशर्रफ साहब ने जो आइन के साथ किया, जज साहिबान के साथ किया, उन्होंने जो उस 3 नवंबर के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी की, दैट इज़ अ नेकेड ट्रूथ, इसमें कोई दो राहें हो ही नहीं सकती। लेकिन उनको कंटेम्प्ट में उनके खिलाफ प्रोसीड नहीं किया गया, ये एक हकीकत है जिससे कोई मुंह नहीं जो है छुपा सकता। लेकिन कुछ लोग फिर ये भी कहते हैं कि देखें ये सुप्रीम कोर्ट है, इसकी वाइब्रेंस, इसकी इंडिपेंडेंस, इसकी जो ताकत है वो नई है, वो आहिस्ता आहिस्ता भी सिविलियन प्राइम मिनिस्टर को कानून के दायरे में लाए हैं, आहिस्ता आहिस्ता फौज को भी लाएंगे। एक तो ये तो चैरिटेबल व्यू है, लेकिन दूसरी तरफ लोग कहते हैं, और आप जैसे लोग शायद इससे अग्री करेंगे, कि सुप्रीम कोर्ट ने जिसको कमज़ोर समझा
उस पर तो वार कर दिया, लेकिन जब जिस पे नहीं कर सकती सुप्रीम कोर्ट फिर नहीं करती। तो आपके ख्याल से सुप्रीम कोर्ट के कद में इससे इजाफा हुआ है, या आप समझते हैं कि ये जो दूसरी बात है इस तरफ लोग ज़्यादा राग़िब हैं? देखिए, मैं इस बात का दाई हूँ, जज साहबान की बहाली की उस तहरीक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का खून शामिल है। कराची की सड़कों पे, इस्लामाबाद में, लाहौर में, जहाँ जहाँ खून गिरा है वो पीपल्स पार्टी का खून है। लिहाजा अदालतों के तकद्दुस में, अदालतों के इख्तियार में अगर बेहतरी होती है, इस मुल्क में इंसाफ आता है, तो पीपल्स पार्टी आज तक इंसाफ की विक्टिम रही है। इस मुल्क में इंसाफ अगर किसी को नहीं मिला तो पीपल्स पार्टी को नहीं मिला। अगर हमारी अदालतें मजबूत होती हैं और इंसाफ यहाँ मिलना शुरू होता है तो सबसे ज़्यादा हमारी कोशिश भी है और हम उससे कमिटेड भी हैं और हम उसको नाम मानने से तो नहीं ताकत बढ़ेगी ना सर उस इदारे की, जो फिर आप जमहूरियत की चौकीदारी भी करेंगे। जी, मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। लेकिन इसी अदालत के अंदर मुझे असलम बेग साहब का भी वो जुमला याद है कि हाँ जी हमने ये काम किया है, जो हो सकता है कर ले। लेकिन चले, वो एक माजी की तारीख है, उसको छोड़ना चाहिए, आगे बढ़ते हैं। सवाल ये है कि इस वक्त पार्लिमान ने, एग्जेक्टिव ने, पाकिस्तान के बाकी इदारों ने अपने अपने आईनी दायरा इख्तियार में रहना है। पहले जो आइन था वो सेंट्रिस्ट हो गया था, वो फ़र्द वाहिद को मजबूत कर गया था। अब पार्लिमान मजबूत हुई है, इख्तियार पार्लिमान के पास गया है। लिहाजा उस पार्लिमान को और उस आइन के तहत दी गई ट्राइकॉटमी ऑफ पावर के तहत तमाम इदारों ने काम करना है। मुझे अदालतों की आज़ादी का, अदालतों के बाइख्तियार होने का, उनकी मैजेस्टी का पूरा एहतराम है। लेकिन बहुत अच्छे इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर थे, मुझे तो बड़ा ताज्जुब हुआ था जब आप नहीं रहे। आप बड़े अच्छे इन्फॉर्मेशन, आप किसी के पास इन्फॉर्मेशन देने आते नहीं थे, वो नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस पब्लिक करते थे। बात अगर कंप्लीट, आप इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी भी बहुत अच्छे हैं और आपकी जो एक स्पीच होती है, आप एक जो मौक़िफ़ पेश करते हैं खूबसूरती से करते हैं, यू कीप योर काम, एवरीथिंग इज ग्रेट। अदर देन सर आप स्पेसिफिक्स में जब जाते हैं तो फिर भी अगर वही रेटरिक आप देंगे तो सर वो फिर सवाल का जवाब नहीं होता। ठीक है, आपकी बातें बहुत खूबसूरत हैं, आपका फलसफा खूबसूरत है, आपका मैनिफेस्टो खूबसूरत है, लेकिन दैट डजंट टेक अवे फ्रॉम द फैक्ट कि कोर्ट का ऑर्डर था, आपने नहीं माना। इस पे इतनी इंटेलेक्चुअल कॉम्प्लिकेशन की जरूरत ही नहीं है। क्या कहेंगे आप? बात यह है कि जब रियासत के नए रिश्ते तय किए गए आईनी तरमीम के बाद, तो उसमें सेटलिंग मोड है। लगता है कभी कभी कि अदालत ओवरडूइंग कर रही है, कभी यूं लगता है कि एग्जेक्टिव ओवरडूइंग कर रही है, लेकिन ये ओवरडूइंग नहीं है, चीज़ें अपनी जगह बैठ रही हैं। मेरी एक बात याद रखिए, ये जो $60 मिलियन की बात की जाती है बार बार, $60 मिलियन के हवाले से जो केस का फैसला था वो स्विस मैजिस्ट्रेट ने और उनके अटॉर्नी जनरल ने मेरिट पे कर दिया था और उसके बेशुमार बेनिफिशियरीज। $60 मिलियन कहां गए, इसका जवाब है कोई? ये $60 मिलियन कहां है? देखिए, उसके मैं वही गुजारिश करता हूं कि उसके बेशुमार बेनिफिशियरीज थे, उसका कोई एक बेनिफिशियरी नहीं है। आपकी अब आपको शायद ये बात बुरी लगे कारा साहब, जैसे मैंने आपसे कहा कि आज आपको एज अ डेमोक्रेट लगता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर रहा है एक सिविलियन प्राइम मिनिस्टर के साथ और लोग समझ रहे हैं कि ये थोड़ा सा टिल्ट है एक तरफ, सर उसी तरह आप मुझे बताइए आज आपको कैसा लगता है कि जिस केस के अंदर सार्कोजी इज ऑन द डॉक, सार्कोजी के एडवाइजर्स आर ऑन द डॉक, उस जमाने के सारे एडवाइजर्स और मिनिस्टर्स फ्रांस में डॉक में हैं, वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ये इसके ऊपर बात नहीं की जा रही कि जी ये पैसा आया या नहीं आया, ये चोरी का था या नहीं था, इसके अंदर करप्शन है या नहीं है, जिसके ऊपर सिटी बैंक ने दुनिया भर के अंदर फ्रॉडुलेंट रिपोर्टिंग और फ्रॉडुलेंट मनी लॉन्ड्रिंग की थीसिस बना दी हैं। सर आज हम एक जमहूरी सदर, एक जमहूरी प्राइम मिनिस्टर रिप्रेजेंटेटिव सदर जो हैं वो इस्तिस्ना के पीछे छुप रहे हैं, आपको ये बात कैसी लगती है? देखिए, मेरी गुजारिश सुनिए, मुझे इस बात से, मैं डेमोक्रेट हूँ, मैं इस मुल्क के अंदर जमहूरी और इंसाफ का निज़ाम चाहता हूँ। मेरी स्ट्रगल इसलिए है, मेरी जमात भी इसके लिए है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद से लेके बीबी शहीद तक कौन सा ट्रायल हमने फेस नहीं किया? क्या हमने सिर्फ फरार इख्तियार किया? और क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ये खुद एडमिट नहीं किया अपने इंटरव्यूज में कि हमने गलत केस बनाए थे, हमने गलत प्रोसीडिंग शुरू कराई थी? आप तो सरकोजी की बात नहीं सर, वो तो बहुत सारे गलत केसेस थे, वो बहुत गलत केसेस थे, वो गलत केसेस खत्म होने चाहिए। लेकिन सर ये तो ये देखिए ना, इसके अंदर अब हमारी ये एज अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री सर इट माइट नॉट बी वन ऑफ देम बिकॉज इसके अंदर प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, सार्कोजी से क्वेश्चनिंग हो रही है, वो उस जमाने में एडवाइजर थे डिफेंस के। मेरी अर्ज सुनिए भाई, ये केस पाकिस्तान के अंदर चला, जी स्विस और SGS एंड कुटेकना, जी ये केस नैब कोर्ट से होते हुए जब हाई कोर्ट में आया, सर वहां पे $60 मिलियन थे ना जो स्विस ने सीज किए। माजरत कायरा साहब, वो $60 मिलियन थे ना कहीं। मैं उस पे आने लगा हूं। देखे ना,
उतावली ना करें थोड़ी सी। अब आपने जो एक बात की है उसका जवाब दे लें। सही। पाकिस्तान की अदालत, हाई कोर्ट, उस वक्त मियां साहब की गवर्नमेंट थी, हमारी गवर्नमेंट नहीं थी। अदालत ने फैसला किया और अदालत का फैसला किस बुनियाद पे हुआ उसकी कैसेटें भी हैं। उस दौर के हुक्मरान अदालत के ऊपर किस तरह इन्फ्लुएंस किए, जजेस किस तरह उसमें शामिल हुए। सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को स्ट्राइक डाउन करके उन दोनों हाई कोर्ट के जजेस को फारिग किया, वो अपने घरों को गए। और वो फैसला जब वापस आया तो वहां पे नैब कोर्ट्स के अंदर जजेस बैठे हैं, मेरे जज तो नहीं है, वो भी अदालतें हैं, पाकिस्तान अदालतें हैं। उन्होंने एक्सेप्ट प्रेसिडेंट बाकी तमाम लोगों को उसमें बरी कर दिया और ये कहते हुए कि सदर का जो केस हम नहीं खोल सकते। और जहां तक स्विस का ताल्लुक है, वहां तो एक इन्वेस्टिगेशन जारी थी, उसके ऊपर कोई किसी के ऊपर चार्ज फाइनल हुआ ही नहीं था। और उसके तो कुछ 29 या 30 जो बेनिफिशरीज हैं, जिसकी लिस्ट मौजूद है, जिसका रिकॉर्ड मौजूद है, उनके अपने डॉक्यूमेंट्स में मौजूद है। साहब अभी हमें ब्रेक की तरफ जाना है, लेके बैठ गए हैं कि जी फला बंदा जिम्मेदार है उसका। $60 मिलियन की डिटेल मौजूद है, उन अकाउंट्स के बेनिफिशरीज के नाम मौजूद हैं, वो स्विस जो उनका अपना डॉक्यूमेंट आया हुआ है वो वेबसाइट पे देखिए, वो रिकॉर्ड मौजूद है। उसकी को 25-30 कंपनीज उसकी बेनिफिशरीज है। नहीं, लेकिन कायरा साहब एक स्ट्रेटजी आपकी ये भी हो सकती थी कि जब आपका सदर है, आपके वजीर आजम है, तो उनके मातहत जब एक निज़ाम चल रहा है वहां पे अपने केस चला के खत्म होते जाते, प्रोसिक्यूशन भी आपके हाथ में थी, लेकिन आपने वो स्ट्रेटजी नहीं। अदालतें आजाद हैं, ये केसेस यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। तो फिर भी आपके कोटेकना का केस अगर आपके इल्म में नहीं है तो मैं वजाहत करता चलूं, ये केस पाकिस्तान में दोबारा चले। इन केसेस को पाकिस्तान की अदालतों ने सुना और वहां पे ये केस खारिज हो चुके हैं। सर वैसे मैं कह रहा हूं जो अटॉर्नी जनरल मलिक क़य्यूम साहब, जो कि बेचारे एडवोकेट ऑफ हुएवर इज इन पावर, उन्होंने क्या क्या काम नहीं किया पिछले 15 सालों में, लेकिन उन्होंने आखिर में मुशर्रफ साहब के कहने पे या किसके कहने पे आपके फायदे में उन्होंने लिख के भेज दिया कि जी ये केसेस आप वापस ले लें। आप गलत, आपको पता नहीं है। आई एम सॉरी टू से आप खुदा के लिए अपना रिकॉर्ड दुरुस्त कीजिए। ये SGS कोटेकना केस पाकिस्तान की 2 नैब कोर्ट्स में चले, जी जी, अभी उसके बाद फैसले हुए हैं। और सदर साहब के अलावा बाकी सब लोगों को बाइज्जत बरी किया गया है। सर देखें, लेकिन मैं स्विट्जरलैंड के हवाले से कह रहा था, वहां पे केस तो इसलिए खत्म हुआ, इसलिए मलिक क़य्यूम साहब ने लिखा। उसके लिए भी सुन लें, उसकी भी सुन लें। स्विट्जरलैंड में कोई केस नहीं चल रहा था, स्विट्जरलैंड में इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, इन्वेस्टिगेटिंग मजिस्ट्रेट उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। और जिन अकाउंट्स के बारे में कहा जाता है और सदर साहब का बार बार नाम लिया जाता है, उन दोनों अकाउंट्स के बेनिफिशरीज के तो 25-30 है जो इंटरनेशनल कंपनीज है। बट आपने कहां से हमारा जाएंगे कायरा साहब, ब्रेक की तरफ जाएंगे। देखें हमारा इंटरेस्ट सदर में इसलिए क्योंकि वो हमारे सदर हैं, बाकी लोग हमारे सदर नहीं तो आप कम से कम अपना रिकॉर्ड तो दुरुस्त करें। ठीक है सर। कायरा साहब मैं आपके सवाल, मेरी बात सुनिए जी, ये बात अब ऑन एयर जरूर कीजिए। आप अपने सवालों को करते वक्त जरूर मेहरबानी करें कि उसके पीछे रिसर्च करें। वो अकाउंट जो स्विस में है उसके बेनिफिशरीज की लिस्ट ऑलरेडी मौजूद है। सही। आप एक काम कीजिएगा कायरा साहब, सिटी बैंक की आप एक चीज कीजिएगा, चाहे सही हो या गलत हो, गूगल है ना, google.com वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव वेबसाइट, उस पर लिखिएगा मनी लॉन्ड्रिंग एग्जांपल सिटी बैंक सर्वे और मुझे बताइएगा क्या आता है। एक ब्रेक के बाद।